everyone, welcome to my channel. This is my second video on the chapter solid state. फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सॉलिड स्टेट क्या होता है एंड उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन दिया था सॉलिड स्टेट का. नाउ दिस वीडियो इज़ अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड. ओके, तो सॉलिड का क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया था? ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ देयर पार्टिकल्स. ओके, हमें पता है सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर क्लोजली पैक्ड. ओके, तो क्लोजली पैक्ड में भी सॉलिड में डिफरेंट अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का, जिसके बेसिस पर सॉलिड को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट कैटेगरी है क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकेंड इज एमॉर्फस सॉलिड. Okay, crystalline solid. What is crystalline solid? In crystalline solid, the constituent particles are arranged in a regular order. Okay, क्रिस्टलाइन सॉलिड में जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एक रेगुलर पैटर्न, एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं. जबकि कि वही बात करें एमॉर्फस सॉलिड की, तो एमॉर्फस सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिसऑर्डर्ड होते हैं, डिसऑर्डर्ड अरेंज्ड होते हैं. जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर है जिसमें आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बहुत ही रेगुलर पैटर्न में एक ऑर्डर में अरेंज्ड हैं एंड एमॉर्फस सॉलिड में एक रैंडम ओरिएंटेशन है. ओके, तो दिस इज़ द बिग डिफरेंस बिटवीन एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड. क्रिस्टलाइन सॉलिड में कांस्टेंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन अ रेगुलर फैशन और रेगुलर ऑर्डर, एंड एमॉर्फस सॉलिड में द पार्टिकल्स आर disordered arranged. Okay, second point is there is one repeating pattern, thus we can observe it repeating unit. ओके, आप देख सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में कि एक रिपीटिंग यूनिट होती है, उसी पैटर्न में आपका पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता चला जाता है और हमें ये दिखता है कि दीज आर द रिपीटिंग यूनिट्स, बट देयर इज़ नो सच यूनिट्स, रिपीटिंग यूनिट्स इन एमॉर्फस सॉलिड. ऐसा कुछ भी एमॉर्फस सॉलिड में नहीं होता है. द थर्ड पॉइंट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर. ओके, इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं उनकी लॉन्ग रेंज ऑर्डर होती है. इसी ऑर्डर में वो काफ़ी रेंज में अरेंज्ड होते हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स हैव शॉर्ट रेंज, वो शॉर्ट रेंज के लिए ही होते हैं. द फोर्थ पॉइंट इज देयर आर ट्रू सॉलिड्स. द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स, so they show all the properties of the solid. Okay, whereas the amorphous solids, they do not shows the properties of solid, means they are also known as pseudo solids. The word pseudo means false. Pseudo means false, that is they are false solid. Okay, therefore they are called pseudo solid और super cooled liquids. इसलिए उन्हें हम या तो फिर super solid बोलते हैं या फिर super cooled liquid बोलते हैं. ऐसा क्यों बोलते हैं? जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम्पल है, कभी आपने ऑब्ज़र्व किया होगा तो जैसे विंडो वगैरह पे ग्लासेस लगे होते हैं, तो जब काफ़ी साल बीत जाते हैं, काफ़ी सालों बाद अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो देखेंगे कि दे आर सुपर कूल्ड लिक्विड. ऊपर की थिकनेस कम होगी और नीचे आते आते वो थिकनेस बढ़ जाएगी, बिकॉज दे फ्लो. स्यूडो सॉलिड होते हैं ना, फ्लो होता है उनका और नीचे उसकी थिकनेस बढ़ जाती है. आप इसी तरह किसी अपनी ग्लास में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ऊपर की थिकनेस कम होती है और नीचे बेस तक आते आते उसकी थिकनेस ज़्यादा हो जाती है. The fifth point is they have sharp melting point. Very important.
क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। यहाँ पर शार्प मेल्टिंग पॉइंट से क्या मतलब है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये है कि कोई भी सॉलिड जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है उस पर वो सॉलिड कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगा। मीन्स जैसे मान लीजिए किसी भी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट 110 डिग्री है, ओके, तो 110 डिग्री आते आते इस टेम्परेचर पर ही वो तुरंत सॉलिड का कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। इसी टेम्परेचर पे वैल्यू रुकी रहेगी और पूरा उसका पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी एमॉर्फस सॉलिड में नहीं होता है। दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, ओके। उसमें मेल्ट की काफ़ी लंबी रेंज होती है कि वो किस रेंज पे जाकर मेल्ट हुआ है। सपोज़ अगर हम इसी की बात करते हैं कि किसी का मेल्टिंग पॉइंट, इसमें फ़िक्स तो नहीं कह सकते हैं, कोई अगर मेल्ट होना स्टार्ट हुआ है 100 डिग्री पे, ओके, 100 डिग्री में, तो वो कंप्लीट मेल्ट होगा 120 और 130 पे। दैट मीन्स कि 110 पे वो स्टार्ट हुआ है और 120 या 30 पे उसने एंड किया, तो देयर इज़ अ वाइल्ड range of temperature, okay. So this point is very important. The sixth point is they have a definite heat of fusion and they do not have definite heat of fusion. इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट आगे भी एक्सप्लेन करूँगी डिटेल में. Seventh point is they are anisotropic in nature and which one is anisotropic? Crystalline solid. Crystalline solids are anisotropic in nature, whereas amorphous solid is isotropic. आप पढ़ते हैं कि एनाइसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक होता क्या है. एनाइसोट्रॉपिक मीन्स डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन डिफरेंट डायरेक्शन इन द सेम क्रिस्टल. जब हम किसी एक क्रिस्टल में डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे तो वहाँ की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी डिफरेंट होंगी, ओके. एंड आइसोट्रॉपिक में सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन डिफरेंट डायरेक्शन, किसी भी डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाएं लेकिन उनकी प्रॉपर्टी सेम ही रहेगी. इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ. जैसे मान लीजिए आप एक क्लास में एंटर करते हैं, क्लास में गर्ल्स हैं एंड बॉयज़ हैं, ओके. अगर एक क्लास में गर्ल्स एक तरफ एंड बॉयज़ एक तरफ बिठा दिया गया है, ओके, तो आप जिस डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, आपको वहाँ पर डिफरेंट प्रॉपर्टी मिलेगी. मीन्स अगर आप गर्ल्स की तरफ जाएंगे तो आपको गर्ल्स दिखेंगी, बॉयज़ की तरफ जाएंगे तो आपको बॉयज़ दिखेंगे. बट ऐसा आइसोट्रॉपिक में नहीं है. मीन्स कि अगर ये क्लासरूम में गर्ल्स एंड बॉयज़ मिक्सअप बैठे हुए हैं, ओके, तो आप जिस भी डायरेक्शन में जाएंगे आपको गर्ल्स भी दिखेंगे, आपको बॉयज़ भी दिखेंगे, ओके. तो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन डिफरेंट डायरेक्शन, okay. There are few examples of crystalline solid like sodium chloride, potassium chloride, quartz, and the examples of amorphous solids are rubber, glass, plastic, etc. Okay. Now this marks the end of the video. इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं आप लोग के लिए. दिस इज़ योर होमवर्क. The first question is solids are classified into crystalline solid. Okay, मैंने अभी बताया आपको कि solids are classified into crystalline solid and amorphous solid. On which basis? किस बेसिस पर solid का classification crystalline solid and amorphous solid में किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड. दोनों के बीच में आपको डिफरेंस लिखना है. दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है. द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई इज ग्लास कंसिडर्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड. जैसा भी मैंने बताया था कि ग्लास जो होता है सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, जो कि धीरे धीरे टाइम बाय टाइम फ्लो करता है और नीचे की थिकनेस बढ़ जाती है और ऊपर वो थिन रह जाता है. इसको आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, ओके. आप इन क्वेश्चंस का आंसर सॉर्ट आउट करिएगा. मैं इनका सोल्यूशन, अगर आप
नहीं कर पाते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं इसके आंसर्स भी आपको दूंगी। और इससे पहले वाले वीडियोस में भी मैंने आपसे कहा था कि उस इंट्रोडक्शन ऑफ द सॉलिड स्टेट से रिलेटेड मैं 2-3 क्वेश्चंस आपको दूंगी। तो ये क्वेश्चंस हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई सॉलिड्स आर रिजिड। ये मैंने एक्सप्लेन किया है कि सॉलिड रिजिड क्यों होते हैं। सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, दे आर इनकम्प्रेसिबल, यू हैव टू एक्सप्लेन विद इन 2 or 3 लाइन्स। लिक्विड एंड गैसेज आर फ्लूइड बट सॉलिड इज रिजिड। ओके, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि लिक्विड एंड गैसेज जो होते हैं फ्लूइड होते हैं बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव, बट इन केस ऑफ सॉलिड the particles have a fixed position and they are not able to move. That is why solid are rigid and liquid and gases are fluid. Okay, so this marks the end of this video. If you like this video, please give it a big thumbs up. Thank you.